हेलो, वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान, ठीक है, जो कि 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले। आज इस बोर्ड परीक्षा के पेपर का हम पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जिसकी कोडिंग है 824 बीजे, ठीक है। तो इस प्रश्न पत्र का जो कोडिंग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या है 824 बीजे इसकी कोडिंग है। आज हम इस क्या है विज्ञान का 2022 का सेट है, इसको हम पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप लोग इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो पेन और कॉपी ले लीजिए और हम प्रारंभ करते हैं इसके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या है और कैसे करना है। सबसे पहले बात करेंगे, ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न 3 खंडों में दिया होगा। खंड क, खंड ख, खंड ग। तो खंड क में आपका फिजिक्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, और खंड ख में जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा। खंड ग में जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे खंड क को लेकर। तो खंड क में एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे प्रश्न क जो है इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जल, दूसरा है हीरा, तीसरा है कांच और चौथा है तारपीन का तेल, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ये जानिए कि अपवर्तनांक अधिकतम होता कैसे है, ठीक है। जो माध्यम सबसे ज़्यादा सघन होता है उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम, तो यहाँ पे जो जल है, सॉरी क्या है भाई, हीरा। तो जो हीरा है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा सघन होता है और सबसे ज़्यादा सघन होने के साथ साथ इसलिए इसका जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होने की वजह से हीरा जो है सबसे ज़्यादा चमकदार भी होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर ख में। ख में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ख में बोला जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दृष्टि दोष के निवारण के लिए, ठीक करने के लिए चश्मे में कौन से लेंस का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका अवतल लेंस, दूसरा है आपका अवतल दर्पण, तीसरा है आपका उत्तल लेंस, चौथा है आपका उत्तल दर्पण। तो देखिए दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए आपको अवतल उत्तल करके दिया है, लेकिन यहाँ पे लेंस और दर्पण लगा के दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जान जाइए कि जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए या फिर उसके निवारण के लिए हमारा जो लेंस यूज किया जाता है होता है अवतल लेंस, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने 2 नंबर आपको यहाँ पे बता दिया। एक नंबर की क्वेश्चन है। और ग वाला जो प्रश्न है इसमें क्या बोला जा रहा है, ग वाले प्रश्न में बोला जा रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है भाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सदैव समांतर होता है, यानी कि यह हमेशा क्या होता है, समांतर होता है एक दूसरे के। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं एक बिंदु पर मिलती हैं। तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चौथा ऑप्शन है परस्पर काटती हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा क्या, वो होगा आपका जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये आपका सही विकल्प होगा, जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इसको टिक कर लीजिए। इसके साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर घ पे। तो क्वेश्चन नंबर घ में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर घ में बोला जा रहा है यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स और बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो इनके बीच जो संबंध होता है वो बताइए। तो फॉर्मूला तो ऐसे होता है फाई बराबर बी ए, ठीक है। फाई बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, फिर इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हम आपको बताते हैं। ये देखिए ध्यान से, यहाँ जो फार्मूला होता है फाई बराबर बी ए होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अगर देखिए बी बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, फाई बाई ए। तो ये जो विकल्प है आपका सही होगा। किसी ऑप्शन में अगर ये आपको दिख रहा है बी इज इक्वल टू फाई बाई ए, तो वो सही उत्तर होगा। तो ये कौन सा है, फाई बराबर बी बाई ए, यानी कि ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। देखिए बी बराबर फाई बाई ए, और यही मैंने यहाँ पे निकाला भी है, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या आपका घ खत्म हो गया।
अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आइए उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 2 में जो है पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया गया है क्या, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, या फिर फोकस दूरी क्या है। और ख प्रश्न है 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये दो जो प्रश्न संख्या 2 है, ये सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। तो आइए हम बारी बारी से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका क, प्रश्न संख्या क, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या क को हल करने के लिए क्या करेंगे और कैसे करेंगे। सबसे पहले एक काम यहाँ पे करना है, सवाल को देखते रहिएगा, ठीक है, और उसके बाद साथ ही साथ हल करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एक चीज़ देखेंगे तो बोला जा रहा है क्या, बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर बनता है। यानी कि जो क्या है, दर्पण है, अवतल दर्पण है ना, तो दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी, प्रश्न संख्या कौन सा है भाई, दूसरे का क। ठीक है, दूसरे का क है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे u बराबर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब ये 30 सेंटीमीटर हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन ये 30 सेंटीमीटर प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जो 30 सेंटीमीटर है वो किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि दर्पण कौन सा है, अवतल है। और अवतल दर्पण में जो वस्तु रखी जाती है वो लेफ्ट साइड में रखी जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा -30। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि उसका वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वस्तु पर ही बनता है, जो प्रतिबिंब है वस्तु पर ही बनता है। यानी यहाँ पर जो भी का मान आ जाएगा बेटा, भी बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। इसके बाद अब आगे समझिएगा। तो अब आगे करना क्या है, बोला जा रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या है। दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी F बराबर वाट। तो यहाँ पे हमने आपको अवतल दर्पण के लिए एक फार्मूला निकाल के दिखाया, जो कि फार्मूला होता है 1/F = 1/V + 1/U। ये दर्पण का सूत्र है। ठीक है बेटा, दर्पण का सूत्र है, और इसी फार्मूले पे, इसी सूत्र पे हम इस सवाल को हल करके दिखाएंगे। तो इसका निगमन भी आपको करना होगा। इसका निगमन मैंने आपको बता दिया है, अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करिएगा। इसका निगमन भी हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला लगने वाला है, तो चलिए एक एक स्टेप करके समझ लेते हैं। तो 1/F हो जाएगा = 1/V। तो 1/V, भी का मान क्या है हमारा, -30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -30। ठीक है, फिर क्या है, प्लस है, तो प्लस हो गया। 1/ क्या हो जाएगा बेटा, 1/U। U क्या है, -30 है, तो ये हो जाएगा -30। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक स्टेप और हल करते हैं, तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1/F। 1/F = क्या हो जाएगा, 1/30, -30 रहेगा, और ये है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/30 आ जाएगा। दोनों का हर बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमको 30 मिलेगा। अब इसको हल कर लीजिए, 30 हो गया, तो ये हो जाएगा 1, माइनस रहेगा, इसके बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ये भी, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, -2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका -2 आ गया, -2/30। ठीक है, यानी कि 1/F = ध्यान दीजिए, 1/F = -2/30। ठीक है, और यहाँ पे F बराबर जब हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्या, F बराबर 30 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 2 के 2, 2 15 हम 30, यानी F का मान क्या आ जाएगा बेटा, -15 सेमी आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? यदि आपको समझ में आया तो यहाँ नोट कर लीजिए, यहाँ पे आप लिखिएगा F का मान कितना आ गया बेटा, F का मान आ गया आपका -15 सेमी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये सवाल हल हो गया। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए भाई, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्टेप मैंने मिस नहीं किया, इसमें सारा का सारा क्वेश्चन मैंने हल किया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिएगा। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर
ये वाला ख वाला, इसमें बोला जा रहा है कि 40 सेंटीमीटर यानी 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, ठीक है, क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या। तो आइए इसको भी एक लाइन का सवाल है तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन एक लाइन का है बेटा तो वो एक लाइन में हल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबर डाल दीजिए। आप कौन सा नंबर डालेंगे, यहाँ पे डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर ख, यानी दूसरे का ख हो गया, दूसरे का ख हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि F बराबर 40 सेमी फोकस दूरी वाले, यानी कि F का मान हमारा दिया है 40 सेमी, 40 सेमी फोकस दूरी वाले, ठीक है। F का मान 40 सेमी हो गया। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, R बराबर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पता आपको F बराबर होता है R/2, ये फार्मूला होता है। फोकस दूरी जो होता है बेटा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2F बराबर R, ठीक है। जब यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो 2F मिलेगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू F का मान क्या है 40 है, तो ये हो जाएगा 40 बराबर R हो जाएगा। तो 40 दूनी के 80 यानी कि आ जाएगा आपका 80, R बराबर 80, वक्रता त्रिज्या का जो मान है वो आ जाएगा आपका 80, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये देखिए आपका आंसर यहाँ पे आ गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इतना छोटा क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का है बेटा, तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है, देखिए बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि ग वाले में वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। जैसे वाहन बात करेंगे, बस हो, ट्रक हो, मैजिक हो या फिर आपका बाइक क्यों ना हो, बुलेट हो, जितने भी वाहन होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का यूज क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पे समझिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है उसमें करते क्या है, उत्तल दर्पण इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, एकदम सीधा बनता है, ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस होता है उसके ऊपर जो एम्बुलेंस शब्द लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। उल्टा क्यों लिखा होता है, क्योंकि वाहनों में हमेशा उत्तल लेंस होता है। जब प्रतिबिंब, जब लिखा उल्टा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो पड़ेगा शीशे में, तो दर्पण में, तो वो कैसा होगा, सीधा दिखेगा, ठीक है। इसलिए वस्तु को सीधा देखने के लिए वाहनों में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी की दूरी पर बनता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख आप फिगर में बना लीजिएगा। दर्पण जो है लेंस जो है अवतल लेंस है, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या हमको ज्ञात है, यानी क्या क्या हमको दिया गया है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला जा रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। अगर बात करें अवतल लेंस यहाँ पे लगा है ना, तो अवतल लेंस यदि है तो यहाँ पे जो फोकस दूरी होगा क्या होगा, सभी माइनस होगा, सभी चीज़ें क्या होंगी, माइनस में होंगी। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे आप, क्या है, कौन सा क्वेश्चन है भाई, तीसरे का क है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रश्न संख्या तीसरे का क, ठीक है, तीसरे का क है। अब चलिए देखिए बारी बारी इसमें क्या क्या दिया है। पहले देखिए बोला जा रहा है कि 15 सेमी, या तो आप ये वाला सवाल करेंगे या तो आप ये वाला करेंगे, 2 सवाल है अथवा करके, और ये है बेटा बिल्कुल 4 नंबर का। तो हम आपको पहला बता दे रहे हैं, अथवा वाला आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे समझ सकते हैं, फिर भी हम आपको ये सवाल क्लियर कर देंगे। तो चलिए अब देखिए, ये है 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, ठीक है, 15 सेमी फोकस दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे फोकस दूरी क्या है आपका, F बराबर आपका है 15 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 सेमी। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस है तो इसका जो मान होगा माइनस में होगा, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी बनता है। किससे, लेंस से 10 सेमी दूर बनता है। तो लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो है आपका 10 सेंटीमीटर, जिसको हम दिखाते हैं भी से। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा बेटा, माइनस में होगा, ठीक है,
क्योंकि लेंस है ना, तो ये हो जाएगा आपका, हमको ज्ञात क्या करना है, हमको बताया जा रहा है कि u ज्ञात करिए, यानी कि u हमें ज्ञात करना है, जो कि यहाँ बोला जा रहा है कि वस्तु लेंस से कितनी दूर पर स्थित है। ठीक है, किरण आरेख आप बना सकते हैं बुक से भी। तो चलिए हम पहले इसको न्यूमेरिकल को समझते हैं। तो फिगर इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंस का फार्मूला। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेंस के सूत्र से। ठीक है, लेंस के सूत्र से। तो जब लेंस के सूत्र से हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, चलिए कर लेते हैं। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है फार्मूला, किसका होता है भाई, लेंस का फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1/f, तो हमको किसका वैल्यू दिया गया है 1/f, तो लिखेंगे -1/15 हो गया, बराबर 1/v माइनस 1/v हो जाएगा। ठीक है, v का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 कर लीजिए v की जगह पे, और आसान हो जाएगा। हो गया माइनस 1/u हमें ज्ञात करना है। ठीक है, करेंगे क्या, एक चीज़ ध्यान समझिएगा, करेंगे क्या, ये जो -1/v इधर है बराबर के, इसको हम उठा के लाएंगे बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा 1/u। जो माइनस था अब ये माइनस का चिन्ह हट गया, प्लस हो गया, क्योंकि बराबर के इधर था अब बराबर के इधर आ गया है इसलिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा -1/10 हो जाएगा, और ये क्या है -1/15 है, तो जो -1/15 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1/15 ये होगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्या, 15 और 10 का हम लसा लेंगे, तो जब 15 और 10 का हम लसा लेंगे तो हमको मिलेगा 30, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा 30, तो यहाँ पे 30 कर लेंगे, बट्टे में 30 हो गया, और ये हो जाएगा 10 तिहाई 30 यानी -3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, और ये 15 दूना 30, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा, अब बट्टे 30। ठीक है, तो हमको मिला क्या बेटा, हमको मिला 1/u इज इक्वल टू -1/30। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 बराबर -u। ठीक है, तो -u है, तो u से जो माइनस है इसको हम इधर करेंगे तो u बराबर फाइनली वैल्यू हमारा आ जाएगा -30। जो प्रतिबिंब है बेटा वो कहाँ पे होगा, दर्पण लेंस से -30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका स्थित होगा, तो यहाँ पे आप 30 सेमी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेंगे टोटल 4 नंबर। इसके साथ अथवा वाला क्वेश्चन भी यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे का ख देखिए, इसमें भी 2 सवाल दिया गया है। बोला जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान इतना किलोग्राम व आवेश इतना है, x अक्ष के समांतर 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता हुआ z अक्ष के समांतर कार्यरत जो बल है इतना है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल और त्वरण एवं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है। अथवा करके क्वेश्चन और दिया गया है। देखिए इन दोनों सवाल में सबसे आसान यही माना जाएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है, चलिए समझ लेते हैं। पहले हमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमको सॉल्व करना है। क्या, पहले देखिए क्या क्या वैल्यू दिया गया है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये है तीसरे का ख। ठीक है, और वो भी कौन सा, अथवा वाला, अथवा तीसरे का ख वाला, वो भी अथवा वाला। तो यहाँ पे करेंगे क्या, हम ध्यान दीजिएगा। तो ये जो अथवा वाला है उसको हम करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका R1 का मान हमारा दिया गया है, प्रतिरोध जो है R1 का मान दिया है 2 ओम, ध्यान दीजिए 2 ओम। ठीक, R2 का मान दिया है क्या है भाई, 3 है ना, हाँ 3 ओम। तो यहाँ पे आप 3 ओम, ये जो सिंबल है ये ओम का सिंबल है, ओम का चिन्ह है। चाहे तो आप ओम लिखिए, चाहे आप ये सिंबल से दिखाइए। ठीक है,
और देखिए, और इसके बाद चौथा जो है, सॉरी, R3 का जो मान है प्रतिरोध तीसरा जो दिया गया है ये है आपका 5 ओम, तो बराबर 5 ओम। 3 प्रतिरोध दिए गए हैं और क्या बोला जा रहा है, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो जान जाइए। श्रेणी क्रम, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी क्रम के लिए, तो जो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों के वैल्यू को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का R1 का मान कितना है 2, तो हो जाएगा 2 प्लस R2 कितना है 3, तो हो जाएगा 3 प्लस R3 कितना है 5, तो हो जाएगा 5 बराबर कितना 5 3 8 2 10, तो आ जाएगा आपका 10 ओम आएगा। तो ये बेटा आ गया आपका 10 ओम, ठीक है, 10 ओम आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस 10 ओम के बाद सवाल में एक चीज़ और बोला जा रहा है कि यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोधों के लिए सिरों का मतलब बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकलेगा, पहले ध्यान दीजिए। तो जो फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू R, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ से पहले हम V का मान निकाल लेंगे। तो जब V का मान हमारा दिया गया है 30 वोल्ट ना, तो यहाँ पे 30 रखेंगे इज इक्वल टू I है, तो I धारा है आपका इंटू R। R क्या है बेटा, R का मान हमने यहाँ पे निकाला है फाइनली 10 ओम, तो यहाँ पे रखेंगे 10, ठीक है। अब यहाँ से अगर I का मान निकालेंगे तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा 30/10 हो जाएगा, 30/10 हुआ बराबर के I। अब इसको काटेंगे, ये कट गया इससे तो बचा 3, यानी कि I का मान जो आ गया वो क्या हो गया बेटा, I का मान आपका यहाँ से निकल के आ गया 3। अब आप कहेंगे सर I का मान क्यों निकाल लें, जब तक I का मान नहीं निकालेंगे बेटा आप प्रत्येक विभवांतर का मान नहीं निकाल पाएंगे। अब वैसे ही हम बारी बारी से ज्ञात करेंगे। जैसे ये V बराबर IR है तो यहाँ पे हो जाएगा V1 बराबर IR1, ठीक है। अब V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू दिया गया है, हम फटाफट रख के निकालेंगे। V1 का मान जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्या, I का मान कितना है 3 है, तो हो जाएगा 3 गुणे R1 का मान 2 ओम, तो 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6 आ गया। अब ये वाला देखिए V2 का मान क्या आ जाएगा, I का मान 3, ठीक है, 3 हो गया गुणे, फिर क्या है R2 का मान 3 हो गया, तो इसका मान क्या आ जाएगा 3 त्रिके 9, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, V3 का मान आपका आएगा जो वो आएगा I का मान 3 गुणे R है, R3 का मान 5 है, 5 तिहाई 15, तो ये देखिए बेटा ये आ गया आपका V1 का मान, और ये आ गया आपका V2 का मान, और ये आ गया आपका V3 का मान, ठीक है। तो ये सवाल आपका कितने नंबर का है बेटा, ये सवाल आपका 4 नंबर का है। देखिए 4 नंबर का सवाल आप यदि कर लेते हैं तो आपको इतना नंबर मिल जाएगा, इतना क्वेश्चन करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अगर यदि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन खत्म हो गया है, एक क्वेश्चन और बचा है, आइए बात कर लेते हैं इस पर हम भी। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया, 7 नंबर का है, और यदि ये 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 नंबर के लायक आपको लिखना भी पड़ेगा। बोला जा रहा है कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, एक सीधे लंबे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लिए नियम लिखिए। तो बेटा यहाँ पे आपको नियम लिखना पड़ेगा, अथवा करके एक सवाल और दिया, यदि आप ये कर लेते हैं तो 7 नंबर आपका, यदि आप नहीं कर पाते हैं तो 7 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। ये आपके बुक में दिया गया फिगर सहित आपको इसकी रचना बनानी है और आपको समझाना है इसकी कार्यविधि को,
ठीक है, अगर कर लेते हैं तो ठीक ठीक, नहीं कर पाते हैं तो आप टेंशन मत लीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चन को हम एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि ये 7 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो ये क्वेश्चन हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या खंड ख पे। तो कुछ लोगों ने इसको टिक लगाया है, तो ये टिक लगाया हुआ सही है कि नहीं ये अभी पता चल जाएगा, तो यह ध्यान दीजिएगा। ये बताया जा रहा है प्रश्न नंबर खंड ख का 5वां का क जो है, इसमें पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ठीक है, तो ये तो सही है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 4 ऑप्शन है, 0, 1, 7, 14। तो इसका सही उत्तर आपका ये वाला 7 हो जाएगा, जो कि सही लगाया गया है। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या ख पे। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाले धातु है। अब देखिए, अम्ल से हाइड्रोजन को किसकी इतनी औकात जो हाइड्रोजन को हटा सके? यहाँ पे 4 ठो दिया गया है, जिंक है, Zn है, Cu कॉपर है, Ag सिल्वर है, Hg मरकरी है। ठीक है, तो इन चारों में से किसकी इतनी मजाल है जो हाइड्रोजन को हटा सके? तो हाइड्रोजन को हटाएगा वही जो हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, सक्रियता श्रेणी के आधार से जो हाइड्रोजन के ऊपर आता है, ऊपर वाले श्रेणी में आता है, वही क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा सकेगा। तो समझिएगा क्या है। तो इसमें आपका जो Cu है ये हाइड्रोजन के नीचे आता है, Ag भी हाइड्रोजन के नीचे आता है, Hg भी हाइड्रोजन नीचे आता है। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल कौन है? Zn। तो Zn जब आएगा तो हाइड्रोजन अम्ल से मतलब हट जाएगा, ये हटाने वाला धातु है। तो Zn आपका सही विकल्प होगा, ये वाला। और जिन्होंने ये लगाया उनका गलत है। ठीक है, ये वाला सही विकल्प है। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या ग में। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। देखिए, इसमें भी ये जो लगाया है आंसर ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? देखिए, सबसे पहले बात समझिएगा, CH4 को तो कहते हैं मेथेन। ठीक है, CH4 को मेथेन कहते हैं, ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें पूछा प्रोपेन, तो 1 कार्बन होता है तो मेथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन होता है तो एथ पढ़ते हैं, और 3 कार्बन होता है तो प्रोप पढ़ते हैं। तो 3 कार्बन किसका है? ये वाला C3H8। तो ये हो जाएगा, ये तो ब्यूटेन है, ये मेथेन है। ठीक है, और ये क्या है भाई? C2H6, ये एथेन है, मेथेन है, एथेन है। ठीक है, और ये ब्यूटेन है। और पूछा है प्रोपेन, तो प्रोपेन आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये जो सेकंड ऑप्शन है CH83, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्रोपेन है। तो टिक कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 का क। देखिए, इसमें बोला जाए कि निम्नलिखित यौगिक के IUPAC प्रणाली नाम लिखिए। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा जिसका सूत्र है CH3 CH2 CH2 CH3? तो सबसे पहले इसमें कार्बन की काउंटिंग करेंगे, कार्बन को गिनेंगे कितना है। 1 कार्बन यहाँ पे है, 1 कार्बन यहाँ पे है, 1 कार्बन यहाँ पे है, 1 कार्बन यहाँ पे। कितना कार्बन हुआ? 4 कार्बन हुआ। तो 4 कार्बन हो गया, तो एक को कहते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट बोलते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन। पहले वाले का नाम हो जाएगा ब्यूटेन, आप लिख लीजिए ब्यूटेन। अब सेकंड वाला क्या है? ये देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि CH3COOH, तो ये इसका IUPAC नाम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? ठीक है, कार्बोक्सिलिक है। COOH ये कार्बोक्सिलिक है, तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेथेनोइक। ठीक है, क्या हो जाएगा? वैसे तो उसको एसिटिक एसिड पढ़ते हैं, नाम इसका है, लेकिन अगर IUPAC की बात करें तो 1 कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, और जब COOH होता है, कार्बोक्सिलिक होता है, तो वो हट जाएगा, OIC जुड़ जाएगा, ओइक। ठीक है, तो जगह मेथेनोइक। ठीक, ये आपका हो गया 6 ये वाला क्वेश्चन। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए समझ लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला जा रहा है? अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो आपके बुक में दिया गया, वहाँ से आप इसको देख लीजिए, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसमें बोला जा रहा है क्या। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए।
ठीक है, तो ये क्या होगा, आप इसको सॉल्व करिए फटाफट। तो इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि अगर एसिटिक एसिड CH3COOH की क्रिया हम जल के साथ कराते हैं तो हम क्या है, एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसको कर लीजिए, नहीं तो आइए हम इसको बता देते हैं आपको। तो आइए इस अभिक्रिया को पूर्ण करना है जो कि यहाँ पे पूछा गया था, और इसको हम पूरा करके आपको दिखाने वाले हैं इस कॉपी के माध्यम से। तो चलिए CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, C2H5 को बोलते हैं एथिल अल्कोहल, C2H5OH को एथिल अल्कोहल बोलते हैं, और इसको शांत सल्फ्यूरिक की उपस्थिति में इसको क्रिया कराया जाता है। तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जो बनेगा सबसे पहले हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका OH, यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका H क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, H2। ठीक है, O एक है तो H2O, जल आपका निकल गया, प्लस और क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो जल हो गया, और बनेगा जो आपका वो बनेगा क्या, यहाँ पे एक स्टेप समझिएगा आप थोड़ा सा, ये हो जाएगा CH3COOH। जगह नहीं है आगे बेटा, हम थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, इसके आगे ही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए CH3COO है, ये पूरा लिखना है यहाँ तक। ठीक है, COO, ठीक है, C2H5 लगा दीजिए, C2H5। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। इसका नाम यदि आप लिखना चाहें तो उसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ठीक है बेटा, चलिए, और ये आपका जल, ये अभिक्रिया पूरा हो गया। इसके बाद ये वाला समझिएगा, C2H5Br इसको बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। करना क्या है, यहाँ से आपका ये निकलेगा Br, K के साथ बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा KBr, इसको बोलते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। प्लस अब क्या बनेगा, C2H5OH बन गया आपका एथिल अल्कोहल, C2H5OH ये बन गया आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है, ये बन गया आपका एथिल अल्कोहल, और ये आपका हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, तो देखिए ये रिएक्शन मैंने आपको एक चुटकी में आपको बता दिया। आगे बात करेंगे हम, आगे आपका बोला जा रहा है कि धावन सोडा तथा मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। धावन सोडा जो होता है उसको बोलते हैं धोने वाला, कपड़ा साफ करने वाला जो सोडा होता है, यहाँ पे लिखिए धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा अलग होता है, मीठा सोडा अलग होता है, मीठा सोडा। चलिए हम इसका नाम लिख देते हैं। जो धावन सोडा है इसको बोलते हैं Na2CO3 × 10H2O, ये होता है बेटा धावन सोडा का सूत्र। अब बात करेंगे हम मीठा सोडा का जो सूत्र होता है, ये क्या होता है, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है मीठा सोडा, इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो धावन सोडा का सूत्र ये होता है और इसका ये होता है। तो मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दे दी है। बाकी के बात करेंगे हम जीव विज्ञान रिलेटेड। जीव विज्ञान अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो जब पढ़ा देंगे तो आपको वो भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए धावन सोडा हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ये आपको मिल जाएगा आपके बुक में। ठीक है, संक्षारण क्या होता है इसको समझ लीजिए। ठीक है, जल और मिट्टी के संपर्क में किसी धातु का जो क्षरण होता है उसे संक्षारण कहते हैं, जैसे लोहे में जंग का लगना। ठीक है, और साबुनीकरण क्या होता है, साबुन से साबुन मतलब कि सोडियम स्टीयरेट से साबुन को प्राप्त करने की जो विधियां होती हैं उसको हम बोलते हैं साबुनीकरण। ठीक है, साबुन बनाने की जो विधियां होती हैं उसको हम साबुनीकरण कहते हैं। संक्षिप्त में लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में आवर्त समूह की परिभाषित थी, आवर्त सारणी आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बता दिया, या तो आप 8वें क्वेश्चन में ये सारा कर लीजिए अथवा करके यहाँ पे दिया गया आप इसको कर लीजिए। ठीक है, बाकी जो जीव विज्ञान के प्रश्न हैं उसको आप लोग बना लीजिएगा, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। सो थैंक यू दोस्तों, यदि आपको ये सारा क्लास समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कक्षा 10 और 12 से लेटेस्ट वीडियो में आपको अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।